हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी हम समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग को, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। यानी कि हम सबको पता है 1947 में क्या हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिला। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो उस इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी, यानी कि हमारा अर्थतंत्र कैसा था, और अब आज की डेट में यानी 2025 में हमारा इकोनॉमी कैसा है। तो शुरुआत से लेके अभी तक की हमारी पूरी की पूरी जर्नी को ये हमारे यहाँ पे देखना है। तो ये जर्नी है अलग अलग स्टेजेस में हुई है। कैसे अलग अलग स्टेजेस में हुई है? पॉलिसी शिफ्ट, और अलग अलग स्टेजेस में ये पूरी जर्नी हमारी रही है। अलग अलग गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई है। शुरुआत की गवर्नमेंट ने कुछ अलग पॉलिसी बनाई, टाइम के साथ में नीड कुछ और थी, तो और नीड जो नई नई सामने आई उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी में शिफ्टिंग भी देखने को मिला। और वेरिंग ग्रोथ प्रोजेक्ट, जो हमारे इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट थी उसमें भी वेरिएशन देखने को मिला। कभी हमारी जो ग्रोथ रेट हो वो कम रहा हो, कभी ज़्यादा रहा हो, कभी फिर कम ज़्यादा, ऐसे मतलब ये जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो भी अलग अलग रही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरी हमारी 1947 से लेके अब तक की पूरी जो ये फैसिनेटिंग जर्नी रही है इंडियन इकोनॉमी की, इसको हमें देखना है। तो ये हम यहाँ पे बात किया कि डिस्टिंक्ट फेजेस, यानी कि अलग अलग फेजेस में जो पूरा इवोल्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी का, वो देखना है। तो ये फेजेस कौन से फ्रेंड? तो यहाँ पे हम टोटल 4 फेजेस की बात करेंगे फ्रेंड। 4 फेजेस की बात करेंगे। एक सबसे पहले पहला फेज था यहाँ पे 1947 से लेकर 1980 तक। ठीक है, 1980 के बाद में सेकंड फेज हम बात करेंगे जो लिबरलाइजेशन हुआ। यानी कि लिबरलाइजेशन कब हुआ? एलपीजी 1991 में, है ना। तो ये 1980 से लेके 1991 का सेकंड फेज। फिर उसके बाद से लेके 2014 तक, जब एनडीए गवर्नमेंट सेंटर में नहीं बनी ना 2014, तो तब तक का थर्ड फेज, 2014 से लेके अब तक का फोर्थ फेज। तो अलग अलग ऐसे 4 फेजेस में हम फ्रेंड हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसका इवोल्यूशन देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट फेज में क्या है फ्रेंड? एरा ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मिक्स इकोनॉमी। शुरुआत में हमारा जो ये प्लानिंग था ना, कैसा था? सेंट्रलाइज प्लानिंग का एरा था। यानी कि सेंटर में सब कुछ पॉलिसी वगैरह बनती थी और उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो उस टाइम सेंट्रलाइज प्लानिंग था और मिक्स इकोनॉमी थी। यहाँ पे फ्रेंड कैसी थी? मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, ये कौन सा टाइम था? 1947 से लेकर 1980 तक। अब शुरुआत की कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिला तो इंडिया ने इनहेरिट किया कॉलोनियल इकोनॉमी। उस टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी थी? कॉलोनियल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल रूल, यानी कि ब्रिटिश जो रूल था उनसे हमें क्या मिला था? इंडिपेंडेंस मिला था। और उस टाइम की इकोनॉमी थी वो कॉलोनियल इकोनॉमी उसको कहा जाता था। तो उस टाइम हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन थी, हालात जो थे ना, ये बहुत मतलब अच्छे नहीं थे। यहाँ पे क्या था? तो उस टाइम इंडिपेंडेंस जब हमको मिला उस टाइम हमारा ग्लोबल शेयर में जो जीडीपी है, जीडीपी, तो ग्लोबल जीडीपी में इंडिया सिर्फ 4% पे था। टोटल ग्लोबल जीडीपी 100% गिना जाए तो उसमें से सिर्फ इंडिया 4% कंट्रीब्यूट करता था। लो पर कैपिटा इनकम यानी कि पर हेड इनकम बहुत कम था। पर हेड 250 रुपी एनुअली पर कैपिटा इनकम थी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी देखने को मिलती थी। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन वो गरीब थी, है ना, पुअर थी। 80% जितनी पॉपुलेशन पुअर थी। फिर एग्रेरियन इकोनॉमी थी, जो आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है सर्विस सेक्टर ज़्यादा है या मैन्युफैक्चरिंग 25% अराउंड है। पर उस टाइम एग्रेरियन इकोनॉमी ज़्यादा थी। 75 to 80% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व थी विथ प्रिमिटिव टेक्निक। और टेक्निक कैसी थी? बहुत प्रिमिटिव, यानी कि शुरुआत में जो आज के टाइम में हम मेकनाइजेशन देखने को मिलता है, ड्रिप इरिगेशन आ गया या स्प्रिंकलर इरिगेशन आ गया है, बोरवेल वगैरह से पानी निकाला जाता है, हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, आज मेकेनाइज्ड वे में एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ होता है। पर उस टाइम कैसा था? तो बहुत प्रिमिटिव, यानी कि ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रीज भी इंडिया में उस टाइम सबसे कम थी। इसीलिए तो फ्रेंड याद करो, जो फर्स्ट हमारा प्लानिंग बना 1951 से लेके, और उसके बाद में जो सेकंड 1956 में आया, तो सेकंड प्लानिंग आया उसमें हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। क्योंकि शुरुआत में जो हमारी इकोनॉमी जो कॉलोनियल रूल से हमें मिली थी उस टाइम हमारी इंडिया में इंडस्ट्रियल बेस बहुत कम था। हैवी इंडस्ट्रीज मेनली थी और टेक्सटाइल
थोड़ी कुछ टेक्सटाइल कंपनीज वगैरह काम कर रही थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बेस बहुत कम था हमारा फ्रेंड, ज़्यादातर थी 75 to 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं था। हमें पता है कि ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, जैसे कि रेल वगैरह ऐसे एरिया में थी जहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, उनको अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंडिया को, इंडियन पॉपुलेशन को बेनिफिट हो, ऐसा उनका कोई चाह नहीं थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुअर था। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे हुए थे, और हेल्थ इंडिकेटर भी बहुत खराब थे, यानी कि इन्फेंट बहुत ज़्यादा मर जाते थे। जैसे माता के गर्भ से बच्चा बाहर आया तो बाहर आते ही वो मर जाता था, या बहुत बार डिलीवरी के टाइम पे ही मदर एक्सपायर हो जाती थी। टीबी वगैरह जैसे कम्युनिकेबल डिसीज है वो बहुत ज़्यादा थे फ्रेंड। तो इस तरह की उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी थी। गाइडिंग फिलोसॉफी 1947 से लेकर 1980 में क्या रहा, तो दो टाइप की यहाँ पे गाइडिंग फिलोसॉफी रहा। एक तो नेहरूवियन सोशलिज्म पे ज़्यादा काम किया। नेहरूवियन सोशलिज्म क्या कहता है कि ये सोशलिज्म है इंस्पायर्ड बाय सोवियत मॉडल ऑफ प्लानिंग। सोवियत यूनियन उस टाइम था, हमें पता है सबको। सोवियत यूनियन की उनकी प्लानिंग मॉडल था, उनके ऊपर से इंडिया की इकोनॉमी इंस्पायर करती थी। इंडिया ने उस टाइम एडोप्ट किया सोशलिज्म वाला मॉडल, मिक्स इकोनॉमी फ्रेमवर्क को अपनाया, और विथ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन स्टेट इंटरवेंशन। जो भी कुछ इंडिया में बनेगा वो स्टेट के इंटरवेंशन से बनेगा। यहाँ की ज़्यादातर जो चीज़ें सब बनाई जाएगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, ऐसा उनका ज़्यादा उस टाइम पे फोकस था। द गोल वॉज टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और नेहरूवियन सोशलिज्म में क्या था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना था, सेल्फ रिलायंस बनना था, जो आज भी हमारा मोटो है कि आत्मनिर्भर बनना। उस टाइम भी वही था कि सेल्फ रिलायंस बनना, बाहर के कंट्रीज के ऊपर हमें ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े। एंड सोशल जस्टिस अचीव करवाना, क्योंकि 80% जितनी पॉपुलेशन गरीब थी, तो उनको सबको गरीबी से बाहर निकालना और उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, ये गाइडिंग फिलोसॉफी थी हमारी शुरुआत में। 5 ईयर प्लान तब बनते थे कि प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। हमको पता है ये इसी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या बना, तो आज के टाइम में नीति आयोग बना हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में, और उन्होंने अलग अलग 5 ईयर्स के प्लान निकाले। सबसे पहला प्लान 1951 में था, ठीक है फ्रेंड। इस तरह की हमारी जो 5 ईयर प्लान भी बनते थे, ये पूरा पहले वाला 1947 से 1980 तक का सेंट्रलाइज प्लानिंग का टाइम है। की पॉलिसीज इन डेवलपमेंट उस टाइम पे क्या हुआ फ्रेंड, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया कि अब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो इंडस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। तो शुरुआत में इंडिपेंडेंस जैसे मिला तो 48 में ही एक तो पॉलिसी उन्होंने लाने की कोशिश की, पर मेन जो पॉलिसी आया वो 1956 में आया फ्रेंड। मेन पॉलिसी वो आया वो 1956 में आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। और इसमें क्या किया गया, तो डिफाइंड रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पर्टिकुलर रोल डिफाइन कर दिया यहाँ पे। 1956 आईपीआर क्लासिफाई इंडस्ट्री इनटू 3 शेड्यूल। इन्होंने क्या किया इस पॉलिसी से, तो कि जो इंडस्ट्री जितनी भी है उनको 3 शेड्यूल में अलग अलग डिवाइड कर दिया। रिजर्विंग की सेक्टर्स जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज है, डिफेंस है, रेलवे, पावर फॉर द पब्लिक सेक्टर, अलग अलग शेड्यूल में डिवाइड कर दिया इंडस्ट्रीज को। और कुछ इंडस्ट्रीज है जो मेन है, जो की सेक्टर इसको बोलते थे, वो क्या कर दिया, तो पब्लिक सेक्टर के पास रख लिया। ये कौन सी इंडस्ट्रीज है जो पब्लिक सेक्टर में, तो कि हैवी इंडस्ट्री। जो भी हैवी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे कुछ भी बनेगा वो गवर्नमेंट बनाएगी, पब्लिक सेक्टर से बनेगा। डिफेंस का कुछ भी काम तो वो पब्लिक सेक्टर करेंगी। रेलवे टोटल पब्लिक सेक्टर के पास। पावर जनरेट कौन करेगा, तो वो भी पब्लिक सेक्टर से। तो ऐसा उनके पास में जो की सेक्टर्स थे वो पब्लिक सेक्टर ने अपने पास रिजर्व कर लिए। फिर ये टाइम था लाइसेंस राज का टाइम था। लाइसेंस राज यानी क्या, तो कि सिस्टम ऑफ एक्सटेंसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। किसी भी चीज़ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना, कि कोई भी आपको अगर नया इंडस्ट्री खोलना है, आप सपोज आपके पास बहुत पैसे हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो और आपको एक नई कंपनी बनानी है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा था, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट से परमिट लेनी पड़ेगी। ये सब इसको बोलते हैं लाइसेंस राज। तो ये सब इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसकी वजह से क्या है कि इंडस्ट्री एक्सपांड नहीं हो पा रही थी, इंडस्ट्री ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पा रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स ज़्यादा आ रहे थे। अब हम सबको पता है कि हम अगर किसी भी चीज़ का हमें अगर लाइसेंस लेना है या परमिट लेनी है तो कहाँ जाएंगे,
तो ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये सब अगर कोई भी इंडस्ट्री एक्सपांड करना है तो ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना पड़ता था, और ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएंगे तो वो इजीली तो मानेंगे नहीं, हम सबको पता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हर्डल्स ज़्यादा थे फ्रेंड, और ऑफन स्टिल प्राइवेट एंटरप्राइज, इसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनियाँ थी उनको ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। तो ये लाइसेंस राज वाला भी ये टाइम था। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। उस टाइम में ट्रेड पॉलिसी हमारी कैसी थी कि प्रोटेक्शनिस्ट थी। प्रोटेक्शनिस्ट थी इसका मतलब क्या है, तो कि बाहर से जो जितना हम आयात करते थे ना, इंपोर्ट करते थे, तो वो इंपोर्ट पे कट रखना चाहते थे कि जो भी बनेगा वो इंडिया में बनेगा, हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके लिए क्या कर रहे थे ये लोग, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, दूसरा हाई टैरिफ लगाओ और इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दो। हाई टैरिफ लगाएंगे, आज भी ट्रम्प नहीं बोलते कि इंडिया में हम ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट भी उस टाइम टैरिफ लगा देती है। टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे इसलिए बाहर की चीज़ें इंडिया की मार्केट में आ नहीं पाएगी, तो इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट होगा। साथ साथ में इंपोर्ट कोटास फिक्स कर लेते थे। कुछ स्कूल में भी नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ बच्चों के लिए इतना कोटा फिक्स है कि ST SC स्टूडेंट की सपोज 20% उनके लिए कोटा, तो 20% उनको ही लेना है। या स्पोर्ट्स कोटा होते हैं ना कि स्पोर्ट्स पर्सन को इतना परसेंटेज उनको प्रोवाइड करना देना ही है। तो इस तरह उस टाइम भी कोटा था फिक्स कि सपोज रेलवे में 15% ही इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से, ऐसे अलग अलग कोटा थे। तो उसके ज़्यादा अगर फॉरेन में कुछ बन भी रहा है तो वो हमें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह का भी पॉलिसी उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया हुआ था। फिर पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस करना था। हमने ऊपर भी जैसे देखा कि कितने की रिजर्व एरिया थे जो गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने अपने पास रख लिए कि यहाँ पे तो कुछ भी बनेगी, छोटे से जो छोटा धागा भी बनेगा तो वो कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो बनाएगी। तो पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंस था। मेसिव इन्वेस्टमेंट वेयर मेड इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, ये वो भी मेन कोर सेक्टर में, लाइक स्टील। हमें सबको पता है स्टील का प्लांट कहाँ पे, तो भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला ओडिशा का, ये वगैरह सब, ठीक है। फिर हैवी इंजीनियरिंग है, पावर जनरेशन, ये सब गवर्नमेंट के पास था, तो पब्लिक सेक्टर इसमें डोमिनेट कर रही थी। द आइडिया वॉज दैट PSU वुड एक्ट एज कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। क्या मानते थे कि क्यों ये सब पब्लिक सेक्टर के पास रखते थे, तो कि उनको लगता था कि PSU क्या काम करेगी, कमांडिंग हाइट्स का काम करेगी, एकदम कमांड करेगी अच्छे से, और इस सेक्टर में वो अच्छे से काम कर सकती, ऐसा उनको लगता था। फिर साथ साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी हुए। इस टाइम में क्या हुआ फ्रेंड, तो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी देखने को मिला। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में कौन सा रिफॉर्म, तो कि एक तो लैंड रिफॉर्म हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। तो लैंड रिफॉर्म तो कैसे किया गया फ्रेंड, ये अलग अलग है, सॉरी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए। एग्रीकल्चर भी इस टाइम में हमें पता है फ्रेंड कौन सा था एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ, तो 1960s में क्या लाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये इनका पॉलिसी था ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला। दूसरा यहाँ पे क्या था, तो कि दूसरा यहाँ पे था लैंड रिफॉर्म किया गया। अब लैंड रिफॉर्म क्या, सबको हमको पता है कि लैंड रिफॉर्म में क्या था यहाँ पे, तो कि जिन जमींदारी सिस्टम पहले थी, जमींदारी यूपी बिहार वगैरह उन स्टेट में जमींदारी सिस्टम ज़्यादा थी जो ब्रिटिशर्स के टाइम थे। तो जमींदार रखे हुए थे ब्रिटिशर्स ने, और वो जमींदार क्या करते थे, तो छोटे छोटे जो पीजेंट्स थे उनके पास से पैसे कलेक्ट करके कुछ पोर्शन अपने पास रखते थे और बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाने देते थे। तो ये एक इंटरमीडियरी का काम करते थे, तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड अपने पास थी। तो ये उनके पास जिनके पास ज़्यादा लैंड थी, वो लैंड जिनके पास नहीं है ऐसे लोगों को लैंड ट्रांसफ़र की जाती थी, सरप्लस लैंड टू लैंडलेस फार्म पीजेंट्स को। फिर टेनेंसी रिफॉर्म किया गया था कि जो अगर खेत में एक्चुअल में जो कल्टीवेट कर रहा है वो ही उसका ओनर है, तो टेनेंसी रिफॉर्म किया गया। और अटेम्प्टेड लैंड सीलिंग फिक्स की गई टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इन सब की वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी जो असमानताएं थी वो थोड़ी कम हुई। केरला है, वेस्ट बंगाल वगैरह में यहाँ पे लैंड रिफॉर्म काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये हमारा अलग टॉपिक इकोनॉमी पे रहता है, लैंड रिफॉर्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो भी हम आगे करेंगे, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे 1947 से लेकर 80 में नेहरूवियन सोशलिज्म में जो सेंट्रलाइज प्लानिंग हुआ उसमें और क्या किया गया यहाँ पे रिफॉर्म में, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट में, मतलब गाँव पे ज़्यादा फोकस किया गया कि गाँव को कैसे आगे लाया जा सकता है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैकेनाइजेशन वगैरह किया जा सकता है, इन पे भी। साथ साथ में फ्रेंड यहाँ पे बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, 2 बार बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, एक बार 1969 में भी हुआ और दूसरा 1980 में हुआ। बैंक नेशनलाइज होने की वजह से क्या है कि ज़्यादातर बैंकों का कंट्रोल कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास में। मेजर कमर्शियल बैंक्स वेर नेशनलाइज, बड़ी बड़ी जो बैंक थी जैसे कि
SBI वगैरह है या बैंक ऑफ इंडिया है, तो ऐसी बड़ी बड़ी बैंकों को क्या किया, तो नेशनलाइज कर दिया टू एंश्योर क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक होती है वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखती है, ठीक है, पर अब नेशनलाइज कर दिया गया तो गवर्नमेंट के पास अब चली गई बैंक्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर फिक्स किया। हमारा भी प्रीलिम में क्वेश्चन आता है ना प्रायोरिटी सेक्टर, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर फिक्स किया कि 40% जितना तो आप इन प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर में कौन से आ गए, एग्रीकल्चर आ गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज आ गई, तो इन सब के पास क्रेडिट यानी कि उनको लोन दिया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एग्रीकल्चर वगैरह में, स्मॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके, और इनकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ। अब ये अलग अलग पॉलिसी फर्स्ट जो फेज था इसमें अपनाई गई। इसका आउटकम क्या हुआ फ्रेंड, इसका आउटकम क्या हुआ, आउटकम यानी कि इसकी वजह से हमें क्या रिजल्ट मिला, हमारी इकोनॉमी में इसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ, ये देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, मॉडेस्ट ग्रोथ मतलब सही रहा थोड़ा। इंडिया अचीव एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 3.5%। अच्छा तो बहुत ज़्यादा नहीं था, पर शुरुआत में ये जो हमारे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर थे, कॉलोनियल रूल था, तब हमारी इकोनॉमी बहुत कम ग्रो कर रही थी, पर अब धीमे धीमे ग्रोथ रेट हमारा बढ़ने लगा, ऑलमोस्ट 3.5% रहा यहाँ पे। इंडस्ट्रियल बेस शुरुआत में कम था, है ना, हमने शुरुआत में भी देखा कि जब कॉलोनियल रूल ने हमें इकोनॉमी कैसा दिया, तो लो इंडस्ट्रियल बेस वाला दिया, पर अब इंडस्ट्रियल बेस यहाँ पे बढ़ने लगा क्योंकि स्पेशली फोकस किया गया इंडस्ट्रियल बेस पे, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई 1956 वाली, जिसकी वजह से क्या इंडस्ट्रियल बेस को डाइवर्सिफाई किया गया, स्पेशली हेवी इंडस्ट्री जैसे में ऊपर देखा हमने, जैसे कि स्टील वगैरह में, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस भी बढ़ा, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स पे हमें पता है एक टाइम ऐसा भी था कि हमें USA से बहुत निम्न कक्षा के हमने क्या मंगवाए थे, गेहूं मंगवाए थे PL 480, पर अब हमारे यहाँ पे कंट्री में इनके रिफॉर्म की वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह हमने लाए, और ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड ग्रेन में पर्टिकुलरली। पोवर्टी परसिस्टेड, स्टिल थोड़ा प्रॉब्लम था कि 80% लोग जो पहले पुअर थे वो अब इतने तो नहीं रहे थे, पोवर्टी थोड़ी कम हुई, पर परसिस्टेड अभी भी पोवर्टी थी कि डिस्पाइट एफर्ट पोवर्टी रिमेन वाइड स्प्रेड ड्यू टू स्लो ग्रोथ बहुत कम था, 3.5% ग्रोथ इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत कम था, तो स्लो ग्रोथ था, इसकी वजह से क्या हुआ, पोवर्टी ज़्यादा रहा, और रैपिड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन अब क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, कि नए हम क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो अब कोई थ्रेट नहीं था, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ रही थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, तो पोवर्टी ऐसे ही परसिस्ट की। इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, लाइसेंस राज वाला टाइम था, हमें सबको पता है, और पब्लिक सेक्टर क्या कर रही थी, डोमिनेंस कर रही थी, तो इसकी वजह से इनएफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ी। कंपटीशन इतना था नहीं, क्यों होगा कंपटीशन, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर को तो आपने आने ही नहीं दिया, प्राइवेट सेक्टर आएगा तभी तो कंपटीशन बढ़ेगी, पर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, तो कंपटीशन भी कम था और करप्शन ज़्यादा था इस टाइम में। इसी वजह से तो 1971 में इंदिरा गांधी ने जब इलेक्शन था तो उन्होंने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ, क्योंकि अभी भी गरीबी वहाँ पे था इनके इतने एफर्ट के बावजूद, और आज भी गरीबी इंडिया में देखने को मिलती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़, अब धीमे धीमे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू स्टार्ट हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू यानी कि हमारे पास इतना डॉलर नहीं था, ज़्यादा डॉलर हमारे पास था नहीं, इसकी वजह से हम बाहर से ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं कर पाते थे, और हमारा एक्सपोर्ट उस टाइम बहुत कम था। हम कैसी ऑलमोस्ट क्लोज इकोनॉमी थे, तो इसलिए हमने बाहर की चीज़ों पे इंपोर्ट पे भी कोटा लगा दिया था, और हमारी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी बाहर होने नहीं देते थे, तो इसकी वजह से हमारे पास में डॉलर इतना था नहीं, तो रिकरेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज अराइज होता था। तो ये फ्रेंड हमने सेंट्रलाइज प्लानिंग वाला 1947 से लेके 80 तक का ये पूरा फेज हमने फर्स्ट देखा। अब हमारा सेकंड फेज है, यहाँ पे देखेंगे सेकंड फेज हमने जैसे बात की थी कि ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन एंड क्राइसिस वाला फेज है 1980 से लेके 1991। ये लिबरलाइजेशन 1991 को फ्रेंड होता है, ठीक है। 1991 को LPG रिफॉर्म आते हैं, हमें पता है कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने LPG रिफॉर्म लाया, पर उसके पहले फ्रेंड धीमे धीमे ग्रेजुअली लिबरलाइजेशन ये जो है वो स्टार्ट हो गया था, और एक टाइम आया जब वहाँ पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हमें LPG रिफॉर्म लाना पड़ा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सेकंड फेज को हम देखते हैं। द 1980s सो सम इनिशियल अटेम्प्ट्स एट इकोनॉमिक रिफॉर्म। पहले कैसा था, लाइसेंस राज था, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, इंडस्ट्रियल बेस ज़्यादा था, बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, तो
उनको लगा कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला भी इश्यू आ रहा है, पॉवर्टी भी अभी की अभी इतनी परसिस्ट कर रही है ना, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो शुरुआत में इन्होंने, अब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आए तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करने का थोड़ा स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, की पॉलिसी इनका क्या रहा फ्रेंड, की पॉलिसी इनका क्या रहा, तो इनका पॉलिसी था रिलैक्सेशन ऑफ सम कंट्रोल। पहले गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा था, हर एक चीज़ों पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको परमिट लेनी पड़ेगी, और इसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ज़्यादा रहते थे। पर अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा कंट्रोल कम कर दिया। अटेम्प्ट टू ईज लाइसेंसिंग नॉर्म्स, पहले लाइसेंस हर एक चीज़ों में लेना था, अब थोड़ा अटेम्प्ट किया इन्होंने कि लाइसेंस हर एक चीज़ों पे ना लगे। एंड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, पहले इंपोर्ट भी रेस्ट्रिक्ट करते थे, अब इंपोर्ट भी हो सकता है, स्पेशली फॉर टेक्नोलॉजी। इसीलिए आज भी हम सबको पता है कि कांग्रेस ज़्यादा ये बोलती है कि राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही थी, है ना, ये सब ने सुना होगा फ्रेंड। तो क्योंकि इस टाइम राजीव गांधी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने टेक्नोलॉजी में मेनली इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हटा दिया था, तो बाहर से हमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा मिल रही थी। हमको इंडिया में ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट था नहीं, पहले से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी हमें दहेज में मिली हुई है फ्रेंड, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा इतना कुछ ध्यान था नहीं, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे थे, इसीलिए टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाना पड़ रहा था हमें अगर इंडिया में कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो इसकी वजह से इन्होंने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हटा दिया थोड़ा, और लाइसेंसिंग नॉर्म्स भी थोड़ा रिलैक्स किया, मेनली टेक्नोलॉजी के लिए। अब टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही थी राजीव गांधी के टाइम पे। फिजिकल एक्सपांसन साथ साथ में हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंडिंग बढ़ाया। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो क्या करेंगे, लोगों के पास भी बैंक क्या करेगी, बैंकों के पास से भी लोगों के पास ज़्यादा पैसे जाएंगे, अब लोग भी खर्चा करेंगे, मार्केट में जाएंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई साइड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज बनेगी। तो ये सब हो रहा था कि इस तरह फिजिकल एक्सपांसन हो रहा था, ऑफन फाइनेंस बाय बोरोइंग। और ये फाइनेंस कहाँ से हो रहा था, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगी आपकी तो उसको फाइनेंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक कंट्रोल में रखना जरूरी है 3.34% के बीच में। तो इसकी वजह से अब ये बोरो करते थे, बोरो करके गवर्नमेंट क्या करती थी, फिजिकल बोरोइंग करके इसको फिजिकल डेफिसिट को कर करती थी, और इसकी वजह से हमारी फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। अब ये जो सेकंड फेज हुआ ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन और क्राइसिस वाला फेज, तो इसका आउटकम क्या हुआ फ्रेंड, आउटकम ये हुआ कि इम्प्रूव ग्रोथ। इंडिया का जो ग्रोथ रेट था, पहले हमने देखा ऊपर कि हिंदू ग्रोथ रेट 3.5% के अराउंड था, अब इस सेकंड फेज में जीडीपी ग्रोथ रेट पिकअप हुआ थोड़ा, अराउंड 5.5% इन द 1980s में कितना हुआ फ्रेंड, तो अराउंड 5.5% जितना ये ग्रोथ हुआ फ्रेंड, ठीक है। माउंटिंग डेट, साथ साथ में डेट में भी कुछ चेंज आया। हाउ और दिस ग्रोथ वॉज अनसस्टेनेबल, जो हमारा ये ग्रोथ हुआ ना ये सस्टेनेबल नहीं था, अनसस्टेनेबल था, फ्यूल बाय हाई फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्सपांसन गवर्नमेंट ज़्यादा किया था, इसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही थी। अब ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही है तो डेट तो हमारा बढ़ना ही है, और इसकी वजह से हमें फॉरेन डेट बढ़ रहा था, तो ये डेट ग्रोथ इंप्रूव हुआ पर साथ साथ में डेट बढ़ा। इसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड लास्ट में, तो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया कि जो फर्स्ट गल्फ वॉर 1990 से 1991 में गल्फ वॉर हुआ, गल्फ वॉर यानी कि वेस्ट में, और हम सबको पता है कि वहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल वगैरह सब इंडिया ज़्यादातर वहाँ से ही मंगवाती थी उस टाइम में। तो आज भी वहाँ पे जो ये सीरिया है या इराक है, ईरान वगैरह सब ये क्या, ओमान कुवैत वगैरह क्रूड प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ से हम क्रूड मंगवाते थे। पर अब ये फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ 1991 में वहाँ पे, तो उसकी वजह से ऑयल सप्लाई वगैरह एकदम ठप हो गया, तो हमें वो मंगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ज़्यादा हमारे पास पैसा था नहीं, क्रिटिकली लो लेवल पे हमारे पास पैसे थे। रिजर्व जो हमारे पास होना चाहिए था, क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए था, वो हमारे पास ज़्यादा था नहीं, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक कैटालिस्ट बना फॉर रेडिकल रिफॉर्म। इसकी वजह से अब हमें रेडिकल रिफॉर्म करना पड़ा हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये सेकंड फेज आया फ्रेंड, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ यही बेस बना जहाँ पे हमें रेडिकल रिफॉर्म करना पड़ा। और ये रेडिकल रिफॉर्म किसने किए, तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, उस टाइम जब मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें ये थर्ड फेज देखते हैं। थर्ड फेज वैसे तो हम अभी तक 1991 से लेके अभी तक प्रेजेंट ये फेज 3 को हम देख सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा अलग से भी फेज 4 को 2014 से लेके अभी तक के फेज को बताया गया है, तो हम
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फेज 3 कौन सा है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन એટલે खानगीकरण, एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब पॉलिसी हमारी क्या हो जानी, थोड़ी लिबरल हो जाना है, ठीक है। पॉलिसी इंडिया की थोड़ी लिबरल हो गई ताकि प्राइवेट सेक्टर वगैरह आ सके, कोई भी यहाँ पे आयात कर सकता है, इजीली आप नई इंडस्ट्री बना सकते हो। प्राइवेटाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट के पास अपनी जो पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस था वो कम करके बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी दे देना, और प्राइवेट सेक्टर इजीली अपनी कंपनीज नई बना सकते हैं, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन हमने कर दिया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा और बाहर से इंपोर्ट भी बढ़ा। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, और ये कब बना? तो 1991 में, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें कैटालिस्ट क्या था, कि क्या वजह हुई जिसकी वजह से हमने ये एलपीजी करना पड़ा? तो कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, इसकी वजह से डायरेक्टली हमने एलपीजी कर दिया? ऐसा फ्रेंड नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, हमारे पास इतना रिजर्व था नहीं कि बाहर से हम चीज़ों को आयात कर सके, इंपोर्ट कर सके। तो अब क्या किया? तो कि हमें लोन लेना पड़ेगा। तो इंडिया को यहाँ पे हमारे पास क्राइसिस थी, पैसे नहीं थे, तो पैसे लेने के लिए हम कहाँ गए? तो हम आईएमएफ के पास गए और वर्ल्ड बैंक के पास गए। हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है, और आईएमएफ क्या करती है? तो ये कुछ ना कुछ कंडीशंस के पे ही लोन देती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ चेंज करने के लिए। बहुत सारे कंट्री हमारे साइड में जो श्रीलंका है, उसमें भी 2 साल पहले वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो वो कहाँ गए थे? आईएमएफ के पास गए थे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। तो 1991 में हमारा जो बीओपी क्राइसिस हुआ, तो हम भी कहाँ गए? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास गए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? तो यहाँ पे इन्होंने शर्त लगा दिया कि मैंडेटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, हमें हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगा। गाइडिंग फिलोसॉफी इसका क्या? तो कि शिफ्ट फ्रॉम स्टेट लेड डेवलपमेंट टू अ मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अब हम क्या, पहले हम कैसे थे? तो स्टेट लेड डेवलपमेंट करते थे, यानी कि पब्लिक सेक्टर वगैरह थी, वहीं से कुछ भी प्रोडक्ट ज़्यादा बनती थी, तो स्टेट लेड डेवलपमेंट हो रहा था। अब क्या हुआ? मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी आ गई, कि पहले जो स्टेट, जो लोगों को ज़रूरियात है ना, जीवन ज़रूरियात, छोटी छोटी चीज़ें और हमारे कंट्री के लिए सही है, वो बनती थी और वो स्टेट के वजह से ज़्यादा बन रही थी। अब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के रूल के हिसाब से चीज़ें बनने लगी, मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गई, इंटीग्रेटिंग विद द ग्लोबल सिस्टम। और साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसलिए ग्लोबल बाकी जो कंट्रीज है उनके साथ में इंटीग्रेशन हुआ यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे जो मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम प्रोड्यूस करने लगे और उसको एक्सपोर्ट भी करने लगे, और हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हम बाहर से क्या करने लगे? इंपोर्ट करने लगे। तो एलपीजी में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड लिबरलाइजेशन। इसमें की पॉलिसी एंड डेवलपमेंट्स क्या हुए फ्रेंड? तो डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंस राज। पहले हमने देखा था लाइसेंस राज था, तो ये लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया, लाइसेंस कोटा को ख़त्म कर दिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज लार्जली एबोलिश। यहाँ पे टोटल ख़त्म नहीं किया, यहाँ पे लार्जली एबोलिश कर दिया, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्ट्रेटेजिक सेक्टर। कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर होते हैं जैसे डिफेंस सेक्टर है ना, तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है डिफेंस। तो वहाँ पे हम हर किसी को, कंपनी को हम वहाँ पे परमिशन नहीं दे सकते कि आप गन बना लो, आप टैंक बना लो, हर चीज़ों में हम नहीं दे सकते। कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं, स्ट्रेटेजिक एरिया होते हैं, तो वहाँ पे क्या लाइसेंस रखा, बाकी मेजोरिटी चीज़ों पे लाइसेंस राज को हटा दिया। डी रिजर्विंग इंडस्ट्रीज पहले रिजर्व थी कुछ इंडस्ट्री जहाँ पे स्टेट प्रोड्यूस करेगा, पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करेगी, पर अब क्या कर दिया? डी रिजर्व कर दिया। अब कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट के पीएसयू भी बना सकती है, और कुछ चीज़ों में, वही चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर भी कर सकती है कुछ भी डेवलप। तो मोर सेक्टर वेर ओपन अप फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। साथ साथ में फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया गया, क्योंकि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या हो रही थी? फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही थी, और उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ रहा था? हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करना पड़ रहा था। अब ऐसा सिचुएशन होगा तो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। तो फ्यूचर में कोई ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, इसके लिए हमने क्या किया? तो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया फ्रेंड, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया। एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक, पहले अब हमने देखा था 1969 और 1980s में क्या हुआ था? ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। अब हमने प्राइवेट बैंक्स को भी उनको भी अलाउ किया और उनकी एंट्री बढ़ाई। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडी,
जो आरबीआई और सेबी क्या करती है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, तो उनको भी ज़्यादा पावर दिया, उनको भी ज़्यादा मजबूत किया। तो ये लिबरलाइजेशन में ये 3 चीज़ें हुई कि लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया, डी रिजर्विंग ऑफ इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, तो डिस इन्वेस्टमेंट। अब हम सबको पता है फ्रेंड कि हमने इकोनॉमी में पढ़ा है प्रीलिम के लिए कि डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बड़ी बड़ी जैसी ओएनजीसी है या गेल कंपनी है या आईपीसीएल है, आईओसीएल है, हेल है, तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है इनको बोलते हैं गवर्नमेंट की पीएसयू, ठीक है। तो इसमें कुछ पोर्शन प्राइवेट सेक्टर को दे देना, तो यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। ये डिस इन्वेस्टमेंट कैसा था, ग्रेजुअल डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू रिड्यूस गवर्नमेंट्स बर्डन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को लाएगी, प्राइवेट बॉडी को थोड़ा अंदर पार्टिसिपेट करवाएगी, ताकि गवर्नमेंट्स के ऊपर बर्डन भी थोड़ा कम होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगर फ्रेंड हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर का काम हम देखें और गवर्नमेंट का, तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें है ना एफिशिएंट वे में नहीं होती, पर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, अगर प्राइवेट बैंक में ही आप देखो तो वहाँ पे कितनी क्लीनलीनेस होती है, आप कस्टमर को इजीली वो अटेंड करते हैं, हमारा काम एकदम आसानी में हो जाता है, हमें ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़ते। पर उसकी कंटेक्स्ट में लोग कैसे मीम बनाते एसबीआई का कि ऑलवेज वो लंच पे ही रहते हैं, तो ये एफिशिएंसी का डिफरेंस फ्रेंड देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी वजह से कुछ सेक्टर में एफिशिएंसी भी बढ़ी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी फ्रेंड तो क्या होगा, कंट्री का ग्रोथ ऑटोमेटिकली होना तय है। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो बाकी के कंट्री के साथ में हमारी टच बढ़ाना, इंटीग्रेशन करवाना ज़्यादा ज़्यादा, कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से कर सकें, ठीक है। तो कनेक्ट करना अल्टीमेटली विद द अदर कंट्रीज। तो ये कैसे हो सकता है, एक ट्रेड लिबरलाइजेशन हमने कर दिया, कस्टम ड्यूटी जो टैरिफ वगैरह हम लगाते रहते थे वो टैरिफ वगैरह कम कर दिया, तो बाहर की चीज़ें हमारी मार्केट के लिए क्या हुई कि उनकी प्राइस कम हो गई, तो यहाँ के कस्टमर बाहर की चीज़ों को इजीली खरीद सकते हैं, है ना। और रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, हमने शुरुआत में देखा था कि इंपोर्ट कोटा लगा देते थे कि आप इतने से ज़्यादा वहाँ से बाहर से कोई आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, पर अब वो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया, तो अब हमारी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम इंपोर्ट कर पाते थे। एफडीआई को लिबरलाइज कर दिया, ओपनिंग अप वेरियस सेक्टर टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के लिए बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हमने खोल दिए, पहले ही बहुत लिमिटेड सेक्टर थे एफडीआई के लिए, अब बहुत ज़्यादा सेक्टर को ओपन कर दिया, साथ साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए विद प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन एफडीआई कैप्स, और इसकी वजह से एफडीआई कैप बढ़ा। आज के टाइम में कितना हमारा हर साल 71 बिलियन जितना हमारा लास्ट ईयर था शायद, इतना एफडीआई आया था इंडिया में। तो ये एफडीआई बढ़ने का रीजन क्या है, तो एफडीआई को लिबरलाइज कर दिया गया। एफडीआई जब आती है तो साथ साथ में एफडीआई में क्या आता है, टेक्नोलॉजी आती है, वो कैपिटल यानी पैसा लेके आती है, साथ साथ में वो मैनेजमेंट लेके आती है, और ये सब जब इंडिया में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, पॉवर्टी रिमूवल होता है ना, तो बहुत सारे हमें बेनिफिट होता है इसकी वजह से। और इन्होंने क्या किया फ्रेंड, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को तो 100% इन्होंने नहीं किया, पर जो करंट अकाउंट पे कन्वर्टिबिलिटी है उसको फुल कर दिया कि आपके पैसों के सामने डॉलर में 100% आप अपने पास पैसे हैं उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। पर यहाँ पे कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी नहीं किया, और वो भी एक सोचा समझा है, क्योंकि कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी करेंगे तो किसी भी चीज़ में 100% एफडीआई इजीली आ सकती है, और वो हमारे लिए घातक भी साबित हो सकती है। तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी ऑन कैपिटल करंट अकाउंट हमने 100% कर दिया, इसकी वजह से भी बहुत सारा बेनिफिट हुआ। साथ साथ में यहाँ पे फिजिकल रिफॉर्म किया गया। क्या किया गया फ्रेंड, एलपीजी में ग्लोबलाइजेशन में फिजिकल रिफॉर्म किया गया, जैसे नए नए फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए टैक्स रिफॉर्म लाया गया, फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या किया गया, तो टैक्स में कुछ रिफॉर्म लाया गया, जैसे पहले मोड वेट था या सेन वेट था, फिर अभी क्या आया, जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कम था तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में फोकस किया गया, जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि हाईवे कहीं पे बन रहा है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर हाईवे बना रहे, कोई हॉस्पिटल बनानी है, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रेलवे बनाना है, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के साथ में मिला के अलग अलग मॉडल, जैसे बीओटी मॉडल है, ईपीसी मॉडल है,
BOOT मॉडल, तो अलग अलग मॉडल पे साथ साथ में काम करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। अब यहाँ पे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म भी किए गए 1991 के बाद में, तो कि IT एंड सर्विस सेक्टर में इसकी वजह से बूम आया, लिबरलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से क्या है एक्सप्लोजिव ग्रोथ हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और IT इनेबल सर्विस का, मेकिंग इंडिया इज ग्लोबल IT पावर हाउस बना और इंडिया में क्या हुआ IT रिवोल्यूशन हो गया। इसकी वजह से बेंगलोर तो एक हब बन गया, हैदराबाद एक हब बना, पुणे एक हब बना IT का। तो ये सब IT एंड सर्विस सेक्टर में बूम आया सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म की वजह से। ग्रीन रिवोल्यूशन आज भी कंटिन्यू है, जिसकी वजह से हम पहले तो क्या बने थे, फूड में सेल्फ सफिशिएंट थे, आज क्या हुआ हम कि टॉप एक्सपोर्टर है। वाइट रिवोल्यूशन आया, वाइट रिवोल्यूशन किस में, मिल्क में, तो ऑपरेशन फ्लड ट्रांसफॉर्म किया इंडिया इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। आज वर्ल्ड का हम 20% जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब इसका रिफॉर्म का ही परिणाम है। और इसका अब ये सब होने के बाद में LPG होने की वजह से आउटकम क्या हुआ फ्रेंड, आउटकम इसका क्या हुआ, क्योंकि हमने पहले भी सेंट्रलाइज प्लानिंग था फेज 1 में, फिर सेकंड फेज था जो ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन वाला और थर्ड फेज अभी LPG वाला, तो हर एक में हम आउटकम देख रहे हैं। इस थर्ड फेज का आउटकम क्या हुआ फ्रेंड, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़बरदस्त बढ़ा, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। कितना GDP में ग्रोथ रेट, 6 to 8% और समटाइम्स तो इससे भी ज़्यादा। आज भी हम देखें तो ऑलमोस्ट 8-9% इंडिया में ग्रोथ रेट रहता है, ठीक है। तो बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी से इंडिया एक इसमें बना। इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर फ्रेंड इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी वो क्वेश्चन पूछते हैं, हमने वैसे तो अलग से भी उसको किया है, तो उसमें भी यही आएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आउटकम, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ा, रिजर्व स्वेल्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी फ्यूचर में हमारे कहीं पे BOP क्राइसिस इसकी वजह से नहीं होगी। आज भी हम 600 बिलियन प्लस हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रहा है, ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट हुआ। थ्राइविंग प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी आया, जिसकी वजह से यहाँ पे इनोवेशन और कंपटीशन बढ़ा। प्राइवेट सेक्टर बिकेम द प्राइमरी इंजन ऑफ ग्रोथ, ऐसे हम वर्ड लिखे कि प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर क्या बना, प्राइमरी इंजन ऑफ ग्रोथ, जो इंडिया का ग्रोथ का इंजन बन गया ये, ड्राइविंग इनोवेशन एंड कंपटीशन। साथ में इसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल्स ड्यू टू हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास भी एक आया, और जिसके पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी। अब डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खुद के पास ज़्यादा इनकम आई और उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्च कर पाए, एक्सपेंडिचर कर पाए। ग्लोबल इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हुई, बाकी के कंट्री के साथ में इंटीग्रेशन हुआ। इंडिया बिकेम अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब LPG के सामने कुछ चैलेंजेस भी आए फ्रेंड। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ पे, तो राइजिंग इन इक्वालिटी, आज भी हम देखते हैं 1% के पास में 40% पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं सॉरी इनकम है, प्रॉपर्टी है सॉरी, है ना। 1% पॉपुलेशन के पास में 40% जिंदगी हमारे पास में क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ वेर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, लीडिंग टू वाइडनिंग इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी, रीजनल डिस्पैरिटी भी बढ़ी। कुछ स्टेट है ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है ना फ्रेंड, और कुछ स्टेट है वो बहुत क्या पीछे रह गए, जैसे यूपी बिहार वगैरह है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, अब इसकी वजह से क्या है, LPG के साथ साथ में एग्रीकल्चर पे फ्रेंड ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया, तो एग्रीकल्चर का कितना GDP में कंट्रीब्यूशन 60% रहा, और सर्विस सेक्टर है वो फ्रेंड आज के डेट में 55% बढ़ गया। तो LPG ये रिफॉर्म होने की वजह से सर्विस सेक्टर बहुत आगे बढ़ा, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, कम रहा 16%। डिस्पाइट ओवरऑल ग्रोथ तो इंडिया की इकोनॉमी का हुआ है, पर एग्रीकल्चर ऑफन लेग्ड लीडिंग टू फार्मर्स डिस्ट्रेस, और इसकी वजह से भी आज भी क्या है, बहुत सारे फार्मर क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और क्या हुआ, तो जॉबलेस ग्रोथ, यहाँ पे कि ग्रोथ तो हो रहा है हमारे पास में, पर जॉब जितना क्रिएट होनी चाहिए हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ, तो कि क्वालिटी जॉब्स फॉर द लार्ज वर्कफोर्स के लिए नहीं मिली और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन भी बढ़ा, क्योंकि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन होना था, प्राइवेट सेक्टर आया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, डिमांड भी बढ़ी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। इन सब की वजह से क्या हुआ, जंगलों की कटाई हुई, पॉल्यूशन बढ़ा, तो इंक्रीज पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन। तो ये फ्रेंड ये थर्ड फेज है LPG वाला, इसके बेनिफिट देखे हमने, इसके आउटकम्स क्या हुए वो देखे, उसके सामने ये इनइक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, जॉबलेस ग्रोथ और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन वाला चैलेंजेस भी हमने देखे। अब लास्ट फेज हम फ्रेंड देखते हैं, लास्ट फेज कौन सा है, फेज 4
रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर ट्रेजेक्टरी 2014 से प्रेजेंट तक। और ये किन के टाइम के दौरान, तो नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके गवर्नमेंट के टाइम की अलग अलग ये योजना है। इन योजनाओं पे फोकस किया और उनकी ट्रेजेक्टरी कैसी रही वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है इनका फोकस एरिया क्या था, तो मेक इन इंडिया, क्योंकि कुछ भी चीज़ें बन रही है तो वो इंडिया में बनाना है, ताकि बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। क्योंकि हमारे यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर जो है ना, वहाँ से प्राइमरी सेक्टर से हमने छलांग लगाई कहाँ पे, टर्शियरी सेक्टर पे। पर बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अब इसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया, और इसमें FDI को भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया। साथ में डिजिटल इंडिया आया, डिजिटल इंडिया प्रोमोटिंग डिजिटल लिटरेसी प्रमोट हुआ, ऑनलाइन सर्विसेज आई, जैसे ई-कॉमर्स वगैरह अलग अलग प्लेटफॉर्म आ गए, कैशलेस इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़ावा दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह प्रोवाइड किया गया PM किसान वगैरह जैसी स्कीम में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST रिफॉर्म 2017 में आया फ्रेंड। लैंडमार्क इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है ये, और एमिंग टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट। इसकी वजह से क्या हुआ, एक यूनिफाइड, एक कंट्री की एक कॉमन एक मार्केट की गई GST के लिए। तो ये एक नया रिफॉर्म है 2014 के बाद का। डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, क्यों, तो ब्लैक मनी को कम करने के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो फ्रेंड हम सबको पता है डीमोनेटाइजेशन जैसे हुआ उसके बाद में पेटीएम वगैरह अचानक उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट लिया, है ना। तो यही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा। साथ साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड 2016 में लाया, इसमें रिफॉर्म। ऑलरेडी सरफाइसी वगैरह एक्ट थे, पर 2016 में IBC में रिफॉर्म किया गया, ताकि बहुत सारे जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंट होते, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंट यानी कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग कंपनीज वगैरह बैंक वगैरह से क्या लेती है, तो लोन लेती है, और लोन फिर बाद में पे नहीं कर पाती, तो ऐसे लोग को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, या NPA बढ़ जाते हैं, ड्यू डेट से 1 ईयर के लिए नहीं देते तो NPA बढ़ जाता है। तो उन सबको क्या रिजोल्यूशन करने के लिए, फास्टर रिजोल्यूशन हो और जल्दी से जल्दी लोन वगैरह वापस पे करें, तो उसके लिए IBC में भी रिफॉर्म लाया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये किसका प्रोग्राम है, तो हमने रोल ऑफ नीति आयोग में भी देखा है कि नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया है 112 डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेनली जो बहुत अंडर डेवलप है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करवाने के लिए। तो ये टारगेटेड डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया, और स्टेट के बीच में हेल्दी कंपटीशन बढ़ाने के लिए, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी फ्रेंड देखने को मिला, इस तरह के प्रोग्राम पे भी ज़्यादा फोकस किया गया। साथ साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक बाहर पाड़ती थी, ये इसको निकालती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, ताकि इंडिया में कितना किसी इंडस्ट्री को यहाँ पे बिजनेस के करने के लिए कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है, इसके लिए मेनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम मैटर करता था। और वर्ल्ड बैंक ने लास्ट में 63 रैंक दिया था इंडिया को। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी इंडिया गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही थी। आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया, पोस्ट कोविड-19 आया उसके बाद में हमने ज़्यादा सेल्फ रिलायंट इंडिया पे भी फोकस किया है कि जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बनेगी, बाहर के कंट्रीज़ पे हमें डिपेंडेंट कम होना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट जो हो रहा है बाहर से, उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमने स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट किया और बूस्टिंग किया, क्या डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ाया। और उसके लिए मेनली हमने कौन सी स्कीम लेके आए, तो हम PLI स्कीम लेके आए। PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो उनको इंसेंटिव देना, प्रोडक्शन लिंक उनके साथ में लिंक कर दिया कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उनको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस तरह की भी स्कीम लाई ताकि सेल्फ रिलायंट ज़्यादा हो सके हम और हमें इंपोर्ट कम करना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश करने के लिए हमने कंटिन्यूड मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। नए नए आज रोड बन रहे, 37 किलोमीटर पर डे में हमारे यहाँ पे रोड बन रहा है। रेलवेज नई आ रही है, कितना प्राइवेटाइजेशन हुआ रेलवे में, वंदे भारत जैसी स्कीम आई, वंदे भारत रेल बनी, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स कितने सारे, उड़ान स्कीम के अंतर्गत हमने कितने एयरपोर्ट सारे बनाए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डोमेस्टिक फ्लाइट बढ़ाने के लिए। तो ये सब पे भी हमने फोकस किया है। कुछ सोशल सेक्टर स्कीम भी लेके आए हम। कौन सी सोशल सेक्टर स्कीम फ्रेंड, तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, PM किसान, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स 6000 तक का, फिर जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाने के लिए। तो ये 2014 के बाद में ये जो अलग अलग इनिशिएटिव आए, कौन से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, GST, डीमोनेटाइजेशन,
IBC एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रा पुश और सोशल सेक्टर फोकस जैसे आयुष्मान भारत, PM किसान, जनधन योजना। तो उनका फ्रेंड आउटकम क्या हुआ? तो कंटिन्यूड रोबस्ट ग्रोथ। पिछले काफ़ी साल से हमारा जो इंडिया का ग्रोथ है, GDP ग्रोथ, वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये इसका ही रीज़न है। ऑल्दो इम्पेक्टेड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन बीच में आया था थोड़ा 19 के 20 के अराउंड में, और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, तो वो थोड़ा वहाँ पे बीच में दिक्कत आई, पर उसके बाद में सब चंगा सी। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन डिजिटल पेमेंट, यहाँ पे काफ़ी डिजिटल पेमेंट में बढ़ावा मिला है। अभी ही IMF का एक रिपोर्ट है जिसमें कि UPI पर डे UPI ट्रांजेक्शन जून में सबसे ज़्यादा हुआ है, लास्ट ईयर से 23% ज़्यादा हुआ है। और जो कौन सी है वो कंपनी है, शायद वीज़ा है, वीज़ा, उसको भी हमने क्या किया है, उसको भी पछाड़ दिया है। इतना UPI में जो जून में ट्रांजेक्शन हुआ है फ्रेंड, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन इसकी वजह से हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पुश मिला है। ऑनगोइंग चैलेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अभी भी कुछ चैलेंज तो थोड़े रहने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इन्फ्लेशन मैनेज करने में, और इनकम इनइक्वालिटी आज भी है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंड, पर काफ़ी अभी अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन में हम फ्रेंड है, ठीक है। तो हम बस इस तरह के जो इकोनॉमिक प्लानिंग और हमारा इवोल्यूशन है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग में इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये पूरा का पूरा हमने फ्रेंड देखा है। शुरुआत में फर्स्ट फेज सेंट्रलाइज प्लानिंग, फिर सेकंड फेज 1980 से लेकर 1991 तक का ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन वाला, थर्ड फेज रहा 1991 में LPG वाला, और बाद में 2014 से लेकर प्रेजेंट तक। अब कंक्लूजन इसमें हम अगर देना हो हमें, तो क्या दे सकते हैं कि इन कंक्लूजन इंडियाज इकोनॉमिक इवोल्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बीन अ डायनेमिक प्रोसेस रहा। कैसा प्रोसेस रहा? डायनेमिक, मूविंग फ्रॉम अ हाईली कंट्रोल। शुरुआत में हमने फ्रेंड देखा ना कैसे एकदम हाईली कंट्रोल था, हाईली कंट्रोल से प्लान इकोनॉमी था, टू अ मोर लिबरलाइज एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड। अभी कैसा हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइज और ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी हो गया। द जर्नी रिफ्लेक्ट्स अ कंटिन्यूअस एडेप्टेशन टू डोमेस्टिक चैलेंज। ये जर्नी कैसा है? तो कि कंटिन्यूअस एडेप्टेशन की, हम एडेप्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी एडेप्ट कर रही है। तो कंटिन्यूअस एडेप्टेशन टू डोमेस्टिक चैलेंजेस के सामने एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी जो आती है हमारे सामने, उनके सामने कंटिन्यू हमने क्या करते रहे? एडेप्ट करते रहे विद ओवर आर्किंग गोल ऑफ अचीविंग सस्टेन ग्रोथ। स्टिल हमने क्या किया है? सस्टेन ग्रोथ हमने मेंटेन किया है, अचीव किया है। पॉवर्टी को काफ़ी हद तक हमने रिड्यूस किया है एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड फॉर इट्स वास्ट पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, है ना फ्रेंड। तो इस तरह हम कंक्लूजन फिनिश कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। इस तरह का पूरा टॉपिक आज हमने किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। आप अपने प्यारे साथियों के साथ में, अपने फ्रेंड जो कल ही जो प्रिपरेशन करें